हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय डीएलएड सेकेंड ईयर का चल रहा है, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो उसमें हमने कल पठन कौशल के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इस पठन कौशल या वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकार दो प्रकार के बताए गए। पहला है हमारा सहस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। अब सहस्वर वाचन में क्या आता है? सहस्वर वाचन के अंतर्गत जब एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, कक्षा कक्ष में छात्रों को एक एक करके शिक्षक एक बार जो भी चीज़ रिपीट बात बता देते हैं या पाठ पढ़ा देता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि बच्चों से एक एक करके खड़ा करके पूछता है, एक एक से क्या करता है, उसका अनुकरण करवाता है। और मौन वाचन में क्या होगा? मौन वाचन में बिना मुख्य आवाज के बालक क्या करेगा, पठित सामग्री पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। उसमें उसे ना तो मुख का सहारा लेना पड़ेगा, ना गर्दन का सहारा, हिलाने का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या करेगा बच्चा, अपने नेत्रों से पठित सामग्री के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार। तो एक है सहस्वर वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। अब सहस्वर वाचन के दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिगत, एक सामूहिक। व्यक्तिगत में तो शिक्षक क्या करता है, एक एक बच्चे को अलग अलग बार क्या करता है, अनुकरण करवाता है। अपनी उनकी एक उनका मानसिक विकास, उनकी क्षमता होती है, उनका क्या करता है, उसके अनुसार क्या करता है, बच्चे के स्तर का जांच करता है। और लास्ट में क्या सोचता है शिक्षक कि बच्चे को किस हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी कि एक शिक्षक द्वारा जो बच्चा जो अनुकरण कर रहा है, जो पठित सामग्री का, उसके द्वारा बच्चे को कितना क्या ज्ञान हुआ है ये समझता। तो ये नहीं समझ पाता है। अगर बच्चे को नहीं पता चलता, कुछ याद नहीं हुआ, तो शिक्षक के द्वारा उसका अर्थ जांचा जाता है। तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उसकी मानसिक क्षमता का विकास के आधार पर उसकी ज्ञान की जांच की जाती है। तो अब हम देखते हैं पहला पाठ्यक्रम के दो प्रकार है पठन के। वाचन के प्रकार। पहला है हमारा मौन वाचन, सहस्वर वाचन। दूसरा है हमारा मौन वाचन। अब सहस्वर वाचन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है हमारा सामूहिक वाचन। तो सहस्वर वाचन के बारे में हम देखते हैं कि सहस्वर वाचन क्या होता है। तो सहस्वर वाचन के अंतर्गत लिखित अथवा मुद्रित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना। लिखित अथवा मुद्रित भाषा को किस सामग्री द्वारा पढ़ना? लिखित या मुद्रित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना। पहले पढ़ते हैं हम सहस्वर वाचन के बारे में। लिखित या मुद्रित भाषा को ध्वनि के माध्यम से उच्चारण करना। लिखित या मुद्रित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना एवं समझना। भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना या समझना क्या कहलाता है? सहस्वर वाचन। इसमें क्या लिखा गया है, जो हम पठन कौशल, जो हमारा वाचन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पठन कौशल किसे कहते हैं। पठन में क्या था, जो भी हमारी जो लिखित जो पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं यानी मुद्रा है, शिलालेख, उन पर जो भाषा लिखी हुई है, उन पर जो लिखे हुए हैं शब्द, उनको हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? ध्वनि उच्चारण सहित। अब सहस्वर वाचन में कौन सा भाग आ जाएगा? हमारी कविता का भाग आ जाएगा, हमारे गीत आ जाएंगे। तो कविताओं में क्या करना पड़ता है हमें? एक तरीके से एक लय में या एक उसे लय यति गति का ध्यान में रखते हुए उसका वाचन किया जाता है। तो सहस्वर वाचन में आगे लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ना। अब इसमें क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, अगर ज्यादा बच्चे होते हैं, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों के जो पहले प्रथम क्लास के बच्चों को देखते हैं, दूसरी कक्षा के बच्चों को देखते हैं, तो एक बच्चा आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो खड़े होकर वो क्या करता है, जैसे पहाड़े बोल रहा है या फिर जैसे ए फॉर एप्पल बोल रहा है, तो वो एक आगे जाकर खड़े, फिर वो बाकी बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुकरण। तो उससे क्या होगा कि एक बच्चे से सभी बच्चे क्या करें, उनका अनुकरण करते हुए जोर से क्या करें, सहस्वर वाचन। तो ये क्या है हमारा सहस्वर वाचन। लिखित या मुद्रित भाषा को ध्वनि क्या कर रहा है, एक बच्चा आगे खड़े होके या कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्या करता है, आगे आकर अपना ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ता है, समझता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार वाचन में सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन के द्वारा वर्णमाला के लिखित वर्गों एवं शब्दों की पहचान करता है। अब इसमें शिक्षक द्वारा क्या होता है, जो एक शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो उसमें वर्णमाला क्या करता है, लिखित और जो मौखिक शब्द है उनका क्या कर रहा है, आदर्श वाचन कर रहा है।
तत्पश्चात शिक्षक के आदर्श वाचन को समझते हुए बालक सामूहिक रूप से उसका अनुकरण करते हैं। अब एक तो हो गया कि जैसे शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा है शिक्षक, तो बच्चों से क्या कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है, तो उसमें तो क्या करेगा, एक एक को खड़ा करेगा। एक होता है हमारा सामूहिक, ये तो आ जाएगा व्यक्तिगत में। दूसरा होता है हमारा सामूहिक। सामूहिक में क्या करेगा, टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को अनुकरण के लिए बोलेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, एक साथ सहस्वर में बोलेंगे, सभी सामूहिक रूप में बोलेंगे। तो शिक्षक क्या करता है, आदर्श वाचन, तो वर्णों, शब्दों एवं कविताओं की इस पद्धति को सहस्वर के वाचन के माध्यम से। अब इसमें क्या क्या है सहस्वर वाचन में, वर्ण, शब्द व कविताओं के माध्यम से सहस्वर वाचन किया जाता है। अब जैसे हम छोटे बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर है, तो उसे हम जैसे हिंदी वर्णमाला सिखा रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में क्या होगा, एक बार शिक्षक बोल देगा सबके सामने, 2 बार समझा देगा, फिर आगे क्या करेगा, आगे उनको जैसे बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, तो इसे जांचने के लिए क्या करेगा, एक बच्चे को खड़ा करेगा, उससे पूछेगा कि ये शब्द आप वापस से सुनाओगे, यानी आप उनका अनुकरण करो जैसा शिक्षक ने बताया था उसका, तो बच्चा सुना देगा। फिर क्या करेगा, जैसे सबको समझ में आया, फिर जैसे और ज्यादा विस्तार से ज्यादा संख्या है, तो ज्यादा संख्या में क्या करेगा, एक बच्चे को आगे बुला लेगा, फिर उसका अनुकरण करने के लिए सभी बच्चे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सहस्वर वाचन। इस प्रकार छात्रों को तीव्र गति से शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ ग्रहण के लिए, अब छात्रों को इसमें क्या किया जाता है, तीव्र गति से शुद्ध उच्चारण, इसलिए छात्रों को शुद्ध गति से, तीव्र गति से शुद्ध उच्चारण अर्थ ग्रहण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शुद्ध उच्चारण व अर्थ ग्रहण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सहस्वर वाचन। लिखित या मुद्रित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित समझना, वर्ण, शब्द व कविताओं के माध्यम से सहस्वर वाचन किया जाता है। हम किसमें के हिंदी वर्णमाला है, अनेक शब्द हैं उनका कर दिया, अनेक कविताओं को जो लय से गाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, गीत के माध्यम से क्या करते हैं, ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, उनसे क्या किया जाता है, सहस्वर वाचन। तीव्र गति से शुद्ध उच्चारण व अर्थ ग्रहण के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब सहस्वर वाचन के 2 रूप है। अब सहस्वर वाचन के 2 रूप कौन कौन से हैं, पहला है हमारा व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत सहस्वर वाचन में ध्वनि उत्पन्न करके वाचन किया जाता है। अब सहस्वर वाचन में क्या किया जाता है, ध्वनि उत्पन्न करके, ध्वनि उत्पन्न करके वाचन किया जाता है। अब सहस्वर वाचन का ही भाग है व्यक्तिगत वाचन। सहस्वर वाचन में ध्वनि उत्पन्न करके, तो एक शिक्षक क्या करेगा इसमें, शिक्षक बच्चे की मानसिकता, उसकी आयु, उसका मानसिक विकास और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या करता है, आदर्श वाचन करता है। शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक विद्यार्थियों की आयु, मानसिक विकास वह स्तर के अनुसार आदर्श वाचन करता है। अब इसमें मानसिक आयु है, मानसिक विकास है, उनका स्तर है, उसके अनुसार, यानी जो बच्चों के लेवल का, उनके क्लास के, उसके आयु के अनुसार क्या होता है, हम एक कक्षा कक्ष में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो पाठ्यक्रम में क्या होता है, पाठ्यक्रम के आधार पर, जो पाठ्यक्रम किस आधार पर होता है, कक्षा में विद्यार्थी के आयु और मानसिक विकास के आधार पर उसका स्तर तैयार किया जाता है। तो टीचर क्या करेगा, उसके आगे की उसके एक सामूहिक वाचन बच्चों को क्या पढ़ाएगा, सामूहिक रूप में। तो इसके आगे हम देखते हैं कि जिसके माध्यम से शिक्षक आयु, मानसिक विकास व उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करता है, जिससे उनके शुद्ध उच्चारण का निर्माण होता है। अब इनके इससे क्या हो रहा है, शुद्ध उच्चारण का निर्माण, बच्चों में क्या हो रहा है, शुद्ध उच्चारण का निर्माण। अब शुद्ध उच्चारण निर्माण हो रहा है, तो शिक्षक किस प्रकार अभ्यास कराएगा, छात्रों क्या करेगा, एक एक करके क्या करेगा, एक एक करके उनकी क्षमता के अनुसार
अनुकरण करने के लिए कहेगा, अनुकरण करवाएगा। शिक्षक क्या कर रहा है बच्चों से, फिर क्लास में खुद ने क्या कर दिया, आदर्श वाचन विद्यार्थियों की क्या आयु, मानसिक विकास और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या करवाया है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कर रहा है तो इनसे किसका निर्माण हो रहा है, बच्चों में भी और शिक्षक में भी शुद्ध उच्चारण का निर्माण हो रहा है। फिर शिक्षक द्वारा क्या होता है, प्रत्येक छात्र के अलग अलग वाचन के अभ्यास की क्षमता का विकास किया जाता है। अब छात्र में क्या करता है, एक एक करके, यानी जो एक एक करके क्या है, प्रत्येक छात्र है, प्रत्येक छात्र की क्षमता का विकास किया जाता है। क्षमता का विकास के उसको पूछ रहा है बीच बीच में खड़े करके बच्चों को, तो बच्चों के उनको पता चला है कि किसको याद हुआ है, किसने किस स्थान तक ग्रहण किया है। तो छात्रों को बारी बारी से अनुकरण के लिए कहता है। छात्र को क्या कर रहा है, अलग अलग वाचन अभ्यास की क्षमता का विकास। अब छात्र के अनुकरण से शिक्षक समझ लेता है। अब जो छात्र को पहले तो कह रहा है उनके क्षमता का विकास जांच रहा है, क्षमता का विकास पर क्या कर रहा है, फिर छात्र क्या कर रहे हैं, अनुकरण। अब छात्र अनुकरण में जब शिक्षक एक छात्र को पूछ रहा है कि ये सब तेरे को आता है नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब शिक्षक छात्र बता पाता है उत्तर, तो क्या उससे क्या हो रहा है, शिक्षक उसका ज्ञान जांच रहा है, यानी किसने किस हद तक अर्थ ग्रहण किया है। इसलिए जो हमने जो पाठ पढ़ाया, जो हमारा जो एक प्रकरण जो पूरा हुआ है, उसमें छात्र ने किस हद तक ज्ञान प्राप्त किया है। तो छात्र उच्चारण पर ध्यान देता है, तो अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है। अब शिक्षक तो क्या कर रहा है, उनके अनुकरण से क्या कर रहा है, समझ रहा है। अब देखता है लास्ट में एक आकलन करता है शिक्षक कि इसने इसको ये क्वेश्चन क्यों नहीं याद है, तो इसको क्या करेगा, फिर बार बार रिपीट करेगा शिक्षक, बार बार रिपीट क्या करके क्या करेगा, फिर लास्ट में कि उनके अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करेगा। छात्र में जो अशुद्धि उच्चारण हो रहा है, जो पढ़ने में उसे कुछ कठिनाइयां आ रही है, उनको शिक्षक का क्या कर्तव्य है, उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। ये है हमारा व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन में एक बार फिर से देखते हैं कि ध्वनि उत्पन्न किए गए वाचन, तो ये सस्वर वाचन में क्या हो गया, हमारा ध्वनि उत्पन्न करने वाला। तो व्यक्तिगत में क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों की आयु, मानसिक विकास और उनके उद्देश्य के स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, उनका आदर्श वाचन करता है पाठ का। तो उससे उसमें बच्चों में क्या आ रहा है, शुद्ध उच्चारण का निर्माण हो रहा है। फिर शिक्षक क्या करता है, एक एक बच्चे की क्या कर रहा है, उसके क्षमता कौशल को जांच रहा है कि बच्चे ने किस हद तक, बच्चे ने किस प्रकार अनुकरण किया है, शुद्ध उच्चारण हो रहा नहीं हो रहा, बच्चों को किस हद तक समझ में आया है। तो प्रत्येक छात्र से क्या करेगा, उसकी क्षमता का विकास करेगा। तो छात्र क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। छात्र फिर क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट हो रहा है तो छात्र अनुकरण करेंगे। अब शिक्षक क्या करेगा, छात्र अनुकरण को देखकर शिक्षक समझ जाएगा कि बच्चे ने कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ तक शब्दों का अर्थ ग्रहण किया है। अगला हम देखते हैं सामूहिक वाचन। अगला देखते हैं हम सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो समवेत वाचन है, यानी समूह में एक साथ अनुकरण करना। सामूहिक वाचन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें एक से अधिक छात्र ध्वनि उत्पन्न करके वाचन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक से अधिक छात्र ध्वनि उत्पन्न करके वाचन करते हैं। इसमें जैसे शिक्षक कोई चीज पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, एक साथ समूह में बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सामूहिक वाचन। शिक्षक कक्षा में समवेत वाचन के लिए कहता है। अब शिक्षक क्या कह रहा है बच्चों को, समवेत वाचन के लिए। समवेत वाचन में क्या हो जाएगा कि एक बच्चा आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे कोई हिंदी वर्णमाला है क कबूतर बोला, तो उसके आगे बच्चे सभी क्या करेंगे, उसने बोल दिया क कबूतर, तो सभी बच्चे जो नीचे बैठे हैं कक्ष में जो संख्या होती है उसके अनुसार, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसके अनुसार तो उसका अनुकरण करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, समवेत वाचन। सभी शिक्षक क्या कह रहा है, सभी बच्चों को समवेत वाचन करने के लिए। सामूहिक वाचन में छात्र किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। अब एक चीज हमने नोटिस की है कि एक तो बच्चा एक को अलग से खड़ा करेंगे, तो बच्चे में क्या रहेगा, थोड़ा वो संकोच रहेगा कि हमें उत्तर आ रहा, चाहे उसे सही उत्तर आ रहा, लेकिन वो देने में क्या होगी, उसे थोड़ा संकोच या शंका अनुभव करेगा। एक समूह में क्या होगा, समूह में बच्चे में ऐसी भावना नहीं आती है। समूह में क्या होता है, बच्चा हाँ सभी बोल रहे हैं उसके साथ वही बोलेगा, तो बच्चे में क्या आएगी, निसंकोच की भावना। इसमें क्या है, सामूहिक वाचन में बच्चे में निसंकोच की भावना।
किससे आ रही है? सामूहिक वाचन से बच्चे में निसंकोच की भावना आती है। वाचन को ध्यानपूर्वक देखने व सुनने के बाद, अब वाचन को शिक्षक क्या करता है? बच्चों का वाचन सुन रहा है, ध्यान से सुनना पड़ता है, क्यों समूह में पता नहीं चलता कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। तो ध्यान से सुनने के बाद में क्या करता है? जो किसी के अशुद्ध उच्चारण या किसी के जो शब्द जो कमजोर है उन्हें दूर सही करने का प्रयास करते हैं, यानी उनकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षक इस बात पर ध्यान देता है कि कक्षा में सभी बालकों द्वारा इसमें भाग लिया जाए। अब जो कुछ बच्चे हैं, एक दो जो रहते हैं कि उन्हें नहीं बोलने में कोई अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं रहता, वो सिर्फ अपने बैठे रहते हैं, उन्हें पढ़ने में कोई इतना मतलब नहीं रहता, उनके प्रति शिक्षक क्या करता है? उनको भी क्या करता है? सामूहिक वाचन द्वारा उनको शामिल करके उनको क्या करता है? उनकी निसंकोच की भावना दूर करता है तथा उनकी जो गलतियाँ करें उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें आगे की सम्यक विधि से किया गया वाचन कम समय में। अब जो सामूहिक वाचन है, सामूहिक वाचन विधि में क्या बताया गया है कि इसमें कम समय में क्या हो रहा है? बच्चों को अधिक समझ में आ रहा है, कम समय में अधिक प्रभावपूर्ण साबित हो रही है। सामूहिक वाचन में एक से अधिक छात्र क्या कर रहे हैं? ध्वनि उत्पन्न करके वाचन कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या कहता है बच्चों को? समूहित वाचन यानी समूह में वाचन करने के लिए। तो समूह में वाचन करेंगे तो बच्चे में क्या आएगी? निसंकोच की भावना। अब शिक्षक क्या करता है? बच्चों को देखता है कि कौन ध्यान से सुन रहा है या कौन ध्यान से देख रहा है या कौन ध्यान से बोल रहा है। तो शिक्षक ऐसी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो सामूहिक वाचन को व्यक्तिगत वाचन से क्या बताया गया? अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली। कि इसमें क्या होते हैं? बच्चे समूह में अधिक जो निसंकोच भावना से रहते हैं, कि उनमें कोई संघ की भावना नहीं रहती, बोलने में रहते हैं प्रभावशाली, तो कम समय में अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। अब देखते हैं हमारा मौन वाचन। दूसरा है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन के अंतर्गत भाषा शिक्षण की ऐसी क्रिया जो सहस्वर के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है। भाषा शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया भाषा शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया जो सहस्वर वाचन के बाद प्रयोग में लाई जाती है। अब देखते हैं हम कि सहस्वर वाचन में तो हम क्या कर रहे हैं? मुंह से बोल के क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति कर रहे हैं, भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन मौन वाचन में क्या करेंगे? जैसे हमने स्कूल में तो क्लास में कक्ष में क्या कर लिया? सहस्वर वाचन कर लिया, यानी सबके साथ मिलजुल के जैसे शिक्षक पढ़ा रहा उसका अनुकरण कर लिया। लेकिन मौन वाचन, अब जैसे हमें कोई टाइम पीरियड खाली रहता है या हम घर पर जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पे थोड़ी जोर जोर से ऐसे पढ़ेंगे सामूहिक वाचन में। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे? लास्ट में उसको एक जो हमारी पठित सामग्री है उसका हम क्या करेंगे? चुपचाप अध्ययन, यानी अपने एक नेत्रों पर ही अपना फोकस रखेंगे, बाकी जो मुख है गर्दन है उसको कोई काम में नहीं लेंगे। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? हमारा मौन वाचन क्या है? भाषा शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया जो सहस्वर वाचन के बाद में प्रयोग लाई जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्र आत्मनिर्भर रहकर शीघ्रतापूर्वक पाठ को पढ़ने एवं समझ लेता है। इसमें छात्र क्या करता है? यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें छात्र आत्मनिर्भर होकर पाठ को शीघ्रतापूर्वक पढ़ व समझ लेता है। इसमें क्या कर रहा है बालक? दोबारा अभ्यास कर रहा है। तो भाषा शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया जो सहस्वर वाचन के बाद में प्रयोग लाई जाती है। अब यह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें छात्र क्या करता है? आत्मनिर्भर होकर, यानी खुद अपनी पाठ्य पुस्तक पर, अपना ध्यान किस पे रहता है? पाठ्य पुस्तक पर। तो खुद आत्मनिर्भर होकर पाठ को शीघ्रतापूर्वक पढ़ व समझ लेता है। तो इसमें कौन सी प्रवृत्ति आती है बच्चे में? स्व अध्याय की प्रवृत्ति, यानी अपने आप अध्याय करना। इसमें बच्चे में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है। इसमें बच्चे में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होता है। अब देखते हैं कि मौन वाचन। अब मौन वाचन का ये तो हमें एक जैसे
इसका भाषा शिक्षण की दृष्टि से ये पढ़ लिया, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ में क्या होता है कि लिखित भाषा को बिना स्वर उत्पन्न किए मन ही मन में पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। लिखित भाषा को शाब्दिक अर्थ, मौन वाचन का शाब्दिक अर्थ, लिखित भाषा को बिना स्वर उत्पन्न किए मन ही मन में पढ़कर बिना स्वर उत्पन्न किए मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। अब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि लिखित भाषा, जो लिखित भाषा में जो पाठ्य पुस्तक है, हमारी पत्र पत्रिकाएं, जो साहित्यिक सामग्रियां, अनेक ग्रंथ है, लिखित भाषा को बिना स्वर उत्पन्न किए, बिना स्वर क्या है, मौन रूप में, तो ये क्या हो गया, मौन रूप में मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। यानी एक पठित सामग्री को पढ़कर ही क्या करना, उसका अर्थ ग्रहण करना। प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने व अर्थ ग्रहण की गति भिन्न भिन्न होती है। अब ये कि प्रत्येक व्यक्ति के जो अर्थ ग्रहण कर रहा है या जो पढ़ रहा है, उनकी गति क्या रहेगी, उनके सबके तरीके अपने अपने अलग रहेगा। कोई धीरे धीरे गुनगुना कर पढ़ेगा, कोई बिल्कुल बिना होठ हिलाए पढ़ेगा। तो ये क्या होती है, उनकी अलग अलग प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रक्रिया में मुख से बिना बोले अथवा गर्दन को बिना हिलाए नेत्रों से पठित सामग्री को पढ़कर क्या किया जाता है, उसका अर्थ समझ लिया जाता है। यानी इसमें क्या है, एकाग्रता किस पे रहती है, नेत्रों की पाठ्य पुस्तक पर। तो मौन वाचन में सबसे मुख्य बिंदु क्या है कि लिखित भाषा को बिना स्वर उत्पन्न किए मन ही मन में पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। अब देखते हैं मौन वाचन का महत्व। अगला टॉपिक है हमारा मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन के महत्व में हम देखते हैं कि सस्वर वाचन की भांति मौन वाचन का भी अपना महत्व है कि जैसे जैसे बालकों की शिक्षा प्रगति करने लगती है, सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें क्या है, जब हम प्राथमिक स्तर पर देखते हैं तो ज़्यादा सहारा किसका लेते हैं, सस्वर वाचन का। छोटे बच्चे क्या करते हैं, समूह में पढ़ते हैं। जो कविताएं हैं, जो हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, उसको किसके माध्यम से पढ़ते हैं, सामूहिक वाचन यानी सस्वर वाचन में। तो जिस प्रकार सस्वर का वाचन का महत्व है, उसी प्रकार उच्च कक्षाओं में क्या है, मौन वाचन का अधिक महत्व है। उच्च कक्षाओं में मौन वाचन का अधिक महत्व है। अब छोटी कक्षाओं में तो बच्चे समूह में पढ़ रहे हैं, सामूहिक वाचन कर रहे हैं। तो बड़ी कक्षाओं में क्या होगा कि जिस प्रकार सस्वर के वाचन की अपेक्षा मौन वाचन का उपयोग अधिक किया जाने लगा है। तो इसमें क्या है, सस्वर वाचन प्रत्येक स्थान, अवसर आदि के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब सस्वर वाचन को क्या बताया कि सस्वर वाचन में हम जोर जोर से बोलकर हर जगह तो पढ़ नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा उपयोगी किसे बताया है, मौन वाचन को। सस्वर वाचन क्या है, सभी जगह के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसमें हम पहला देखते हैं इसका टॉपिक उच्च ज्ञान में दक्षता। मौन वाचन के महत्व का पहला है उच्च ज्ञान में दक्षता। उच्च ज्ञान में दक्षता के अंतर्गत देखते हैं कि मौन वाचन के द्वारा पाठ्य पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इसमें ज्ञान की प्राप्ति कौन कौन से की हो रही है, सामान्य ज्ञान, नीति उपदेश, सामाजिक पक्ष, वैज्ञानिक विषय आदि का क्या हो रहा है, व्यापक समावेश हो रहा है। तो इसके अंतर्गत उच्च ज्ञान यानी हमें जो सामग्री है, जो हम पठन कौशल के अंतर्गत, जैसे हमारे जो कोई पुराने जो हमारे जो कबीर जी हैं, तुलसी जी हैं, उनके में खुद से तो हमें कुछ शिक्षा प्राप्त हो नहीं सकती, लेकिन उनके ग्रंथ है, उनकी जो साहित्य करते हैं, उनके द्वारा तो हमें क्या हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगला है विषय की गहनता। दूसरा है इसका महत्व विषय की गहनता। अब मौन वाचन में क्या किया जाता है, सस्वर वाचन में तो हम जोर से बोलेंगे, कोई शोर शराबा होगा या दूसरा हमें डिस्टर्ब करेगा, तो इसमें विषय की गहनता। मौन वाचन में क्या करेंगे, हम चुपचाप एक जगह बैठकर अपना क्या कर सकते हैं, मन ही मन में, अंतर मन में इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। अगला है हमारा कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति के विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चों में क्या होती है
कि बच्चे एक कोई बुक है, जैसे कोई उसका लेखक है वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो हम उसके बारे में उसके क्या पढ़ेंगे, उसकी जो कृतियाँ रचनाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो उनको एक हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसके हमारे कौन सी विकसित होगी कि उस समय ऐसा था। हम जो ऐतिहासिक हमारी जो किताबें उठाकर देखते हैं, जो ऐतिहासिक जो बातें पढ़ते हैं, उनमें क्या करें हम, कल्पना शक्ति, यानी इसमें ये कौन सी भाषा पे, मौन वाचन कल्पना शक्ति पर आधारित। कि अगला है हमारा थकावट रहित क्रिया। चौथा है थकावट रहित क्रिया। इसके अंतर्गत मौन वाचन में उच्चारण अवयव से काम नहीं लिया जाता। तो इसमें क्या होता है, पाठक क्या करता है, लिखित सामग्री को देखते हैं और मस्तिष्क द्वारा उन्हें क्या कर रहा है, समझ रहा है। इसमें अगला है हमारा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग में देखते हैं हम कि इसमें मौन वाचन का एक लाभ यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर पाठ्य सामग्री क्या कर सकता है, वाचन कर सकता है। अगला है हमारा स्वाध्याय की प्रवृत्ति, जिसका हम इसमें चर्चा कर चुके हैं मौन वाचन में कि बच्चे में क्या आती है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है। अगला है इसमें मानसिक संतोष की प्राप्ति। साहित्य के अनेक रूप हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इनको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इनसे हमें क्या होता है, एक मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। तो ये हो गए हमारे मौन वाचन के महत्व के कुछ बिंदु। थैंक यू।